आपको पता है जब फरवरी में ट्रंप चाइना पे टैरिफ लगा रहे थे, वैसे वो टैरिफ तो पूरी दुनिया पर लगा रहे थे, लेकिन चाइना पर हम खास फोकस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि चाइना अमेरिका से बिना डरे उल्टा अमेरिका को टैरिफ लगा रहा था। तो ये थोड़ी सी सोचने वाली बात है। चाइना वही कंट्री है जिसमें 1949 से लेकर 1979-80 तक कोई भी स्टेबिलिटी नहीं थी। वहाँ के सिटीजन्स के लाइफ बहुत ही दर्द से भरा हुआ था और उसे दुनिया के सबसे गरीब देशों में से एक गिना जाता था। अगर पास्ट पर जाएं तो 18वीं सेंचुरी के अंदर खुद के ही अंदर लड़ाइयाँ, और फिर इंग्लिशमैन के साथ लड़ाई, और फिर वर्ल्ड वॉर 2 में जापान ने चाइना पे किया हुआ अटैक, इन सारी चीज़ों ने चाइना को अंदर से पूरा खोखला कर दिया था। लेकिन उसके बावजूद आज चाइना दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्ग सुपर पावर्स में से एक है। आज के टाइम में चाइना ना ही किसी से डरता है और ना ही अपने कदम रखने से पीछे हटता है। चाइना को आज के टाइम पे दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब बोला जाता है, लेकिन उस टाइम पे चाइनीज लोगों के पास खाने के लिए पैसे तक नहीं थे और वो कीड़े मकोड़े और कुत्ते बंदर को मार कर खाते थे। चाइना की बात करते ही आप सभी लोगों के दिमाग में माओ जेडुंग का नाम आता होगा, जो कि जाहिर सी बात है, लेकिन मॉडर्न चाइना के फादर कोई और ही हैं। इस बारे में हम वीडियो के बीच में बात करेंगे, तो चलिए शुरू से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो चाइना आज़ाद हुआ था 1946 को, एग्जैक्टली आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकेंड। सबसे पहले तो चाइना के अंदर तब के टाइम पे दो पार्टीज कंट्री के अंदर लड़ रही थी। एक थी चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी और दूसरी थी नेशनलिस्ट पार्टी, जिसको कहा जाता है कि उस टाइम पे अमेरिका का सपोर्ट मौजूद था। और फाइनली चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी वो लड़ाई जीत जाती है और पावर में आती है, जिसे लीड कर रहे थे माओ जेडुंग। तो माओ जेडुंग के अंडर ही अब सारी चीजें होने वाली थी चाइना में। उनके एम्बिशंस अच्छे थे लेकिन उनके विजन्स बिल्कुल बेकार, क्योंकि वो सबसे पहले तो ये रूल लेके आते हैं कि चाइना के किसी भी फैक्ट्रीज, फार्म्स, फील्ड्स और इंडस्ट्रीज में से जो भी प्रोड्यूस होता है वो सभी चीज़ें, जैसे एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, सब कुछ, वैसे चाइना में एग्रीकल्चर ही चलती थी उस टाइम पे, तो उस पर सिर्फ गवर्नमेंट का हक लगेगा, ऐसा कानून वो बनाते हैं। और इससे वर्कर्स के अंदर क्या होता है कि एक किस्म का डीमोटिवेशन वहाँ पर देखने को मिलती है। भले ही जितना काम करो, सारा आउटपुट तो गवर्नमेंट को देना पड़ेगा और मेरे बीबी बच्चों को कुछ मिलने वाला तो है नहीं, तो लोग काम पे आलसी हो जाते हैं, या फिर कह सकते हैं कि डीमोटिवेट हो जाते हैं। और इतना ही नहीं, माओ ये भी प्लान बनाते हैं कि सभी लोगों को अपने घर के पीछे स्टील प्रोड्यूस करना होगा, जो कि रॉ मटेरियल्स ले आके अपने घर के पीछे आपको स्टील प्रोड्यूस करनी होगी गवर्नमेंट के लिए। तो इसके अकॉर्डिंग लोग घर में स्टील्स तो बनाते थे, लेकिन बहुत ही बेकार क्वालिटीज के, तो इससे सिर्फ और सिर्फ रॉ मटेरियल्स का नुकसान हो रहा था। फिर उसके बाद चाइना में स्पैरो एक्सटिंक्शन कैंपेन चलाया जाता है कि इन चिड़ियों ने ही फसल को खराब किया है, तो पहले इनको मारो, उसके बाद आप बहुत ज़्यादा फसल उगा पाओगे। और होता ये है कि चिड़ियों को मारने से फसल में और भी कीड़े लग जाते हैं और वहाँ पे इकोलॉजिकल डिजास्टर हमें देखने को मिलती है। और तो और 1966 से 1976 तक माओ की पावर को सॉलिडिफाई करने के लिए वहाँ पे रेड आर्मी, जो कि स्टूडेंट्स थे, उनको बनाया जाता है। तो उनका काम एक ही था कि जो भी माओ के खिलाफ है चाइना के अंदर, उनको अरेस्ट करवाना या फिर उनको पनिश करना। तो उस टाइम पे वहाँ पे वॉयलेंस, सोशल क्योस, सभी चीज़ें हो जाती है। अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि 50 मिलियन डेथ्स वहाँ पर माओ के टाइम पे उनकी पॉलिसीज़ की वजह से हुई थी। 1976 में माओ की डेथ हो जाती है और पावर में आते हैं उन्हीं के पार्टी के अंदर से डेंग शाओपिंग, जो वहाँ पर स्टार्ट करते हैं सोशलिज्म विथ चाइनीज़ कैरेक्टरिस्टिक्स। और शाओपिंग लॉन्च करते हैं चाइना में इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन। वो चाइना में हाउस होल्ड एग्रीकल्चर सिस्टम ले आते हैं, मतलब कि फार्मर्स को ही लैंड लीज पे दे देना लॉन्ग टर्म पे। वो जाके फार्मर्स से कहते हैं कि जो भी आप इस लैंड में प्रोड्यूस करते हो उससे सर्टेन परसेंटेज आपको गवर्नमेंट को देना पड़ेगा, और उसके अलावा जो भी बाकी बचता है उसको आप बेच सकते हो और उसको बेचकर आप पैसे कमा सकते हो। तो इसी लाइन से चाइना में फार्मर्स के अंदर एक हाई मोटिवेशन देखने को मिलती है कि आपको गवर्नमेंट को सिर्फ सर्टेन परसेंटेज देने होते हैं, बाकी आप अपने लिए प्रोड्यूस करके बेच सकते हो। तो इससे चाइना की एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी राइज होने लगती है। तो इससे चाइना के अंदर और भी इकोनॉमिकल बूस्ट हमें देखने को मिली। तो इसी तरह शाओपिंग टीवीज को लॉन्च करते हैं, यानी कि टाउनशिप एंड विलेज एंटरप्राइजेस, जिससे जॉब्स क्रिएट हो जाती हैं और लोकल इकोनॉमीज बूस्ट हो जाती हैं। और भी कई सारे काम करते हैं, जैसे स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स डिक्लेयर करते हैं शेंजन को, और वो फिशिंग विलेज से ग्रो होकर एक ग्लोबल हब बन जाती है। 1986 में कंपलसरी एजुकेशन लॉ लगवाते हैं, जिससे लिटरेसी रेट 65% से होते होते 2012 तक चाइना में 95% हो गई थी। इंफ्रास्ट्रक्चर्स और टेक्स में भी ज़्यादा फोकस हमें उनके टाइम पे देखने को मिलती है। अगर उनके टाइम पीरियड को एनालाइज करें तो सारे के सारे अच्छे काम भी नहीं हुए थे,
तो बुरा काम या फिर गलत चीज़ जो उनके टाइम पे हुआ था उस पर फोकस करें तो तिएननमेन स्क्वायर मैसेकर, जहां स्टूडेंट्स पीसफुली डेमोक्रेसी के लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनको दबाया गया था और हजारों लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी। और पॉलिटिकल ऑथोरिटेरिज्म जैसे कि पहले से होता आ रहा था तो वही कंटिन्यू होता रहता है कि गवर्नमेंट के सभी पावर्स के एक्सेस किसी स्मॉल ग्रुप को होती है या फिर जाके एक लीडर को होती है। तो वही चीज़ हमें चाइना में देखने को मिली। तो इस तरह अपने टाइम पीरियड में शाओपिंग ने डिस्कस किया था सभी चाइनीज हाई रैंकिंग ऑफिसर्स से कि चाइना को अगर ग्रो करवाना है तो चाइनीज पॉलिसीज में थोड़े से चेंजेस लाने होंगे। कंट्रोल गवर्नमेंट का ही रहेगा लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करनी होगी, और वैसे ही करते हैं वो अपने टाइम पे। जैसे उनका विजन था कि ओनरशिप को जहां पर काम कर रहे हैं लोग उन्हीं में बांटना होगा, और इस तरह लोगों को मोटिवेशन भी मिला काम करने में। और जैसे कहा गया था कि सिर्फ सर्टेन अमाउंट ही सरकार रखेगी, बाकी आप अपने लिए रख सकते हैं या फिर उसे बेचकर पैसे खुद के लिए कमा सकते हैं। इससे प्रोडक्टिविटी में बूस्ट हमें देखने को मिली। और तो और शाओपिंग फॉरेन जाकर फॉरेन कंपनीज से भी कहते हैं कि आप आके चाइना में फैक्ट्रीज लगाओ अपने, क्योंकि चाइना में आपको लेबर कॉस्ट जो है ये यूएसए और यूरोप के कई सारे कंट्रीज से सस्ती पड़ेगी। और तो और उन्होंने कंपनीज को 3 साल का टैक्स हॉलिडे भी दिया था। तो इसके बाद सभी कंपनीज चाइना आने लगे और लैंड लीज में लेके अपनी जो है फैक्ट्री उन्होंने स्टार्ट कर दी। इससे ये हो रहा था कि चाइनीज लोग जो है स्किल्ड लेबर्स बन रहे थे जिनको आने वाले टाइम पे इजीली रिप्लेस नहीं किया जा सकता था। जो भी चाइनीज लोग फैक्ट्रीज के अंदर काम कर रहे थे वो पैसे तो कमा ही रहे थे, पैसे कमाकर अपने बच्चों को पढ़ाकर उनके जो बच्चे हैं वो और भी बेहतर करियर को परस्यू करने वाले थे, जो कि साफ साफ दिखाई दे रहा था। और यहाँ पर मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि किसी भी कंट्रीज की पावर को 3 चीज़ों से मापा जाता है। पहला, इकोनॉमिक पावर, जीडीपी, एक्सपोर्ट्स, टेक्नोलॉजी, ट्रेड इन्फ्लुएंस। ऐसे करके चाइना दुनिया की 2nd लार्जेस्ट इकोनॉमी है और कई सेक्टर्स में तो नंबर 1 भी, जैसे मैन्युफैक्चरिंग एक्सपर्ट्स। और दूसरी नंबर पे आती है मिलिट्री पावर, कि जैसे आपकी आर्मी साइज कितनी है, न्यूक्लियर वेपन्स, ग्लोबल मिलिट्री प्रेजेंस। चाइना के पास दुनिया की सबसे बड़ी आर्मी है इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, और न्यूक्लियर पावर भी है चाइना अपने आप में। और डिफेंस बजट यूएसए के बाद 2nd हाईएस्ट है। और तीसरी नंबर पर आती है पॉलिटिकल यानी कि डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस पूरे वर्ल्ड में आपका कैसा है। तो इसके अंदर आते हैं यूनाइटेड नेशंस रोल, ग्लोबल अलायंसेस और सॉफ्ट पावर। चाइना यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर है और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव्स के जरिए कई कंट्रीज को इन्फ्लुएंस करता है। इसमें से कई सारे अफ्रीका के कंट्रीज आते हैं, पाकिस्तान आ गया, नेपाल आ गया, बांग्लादेश आ गया। तो ऐसी कंट्रीज को चाइना इन्फ्लुएंस करता है। जैसे बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव्स के अंदर, जैसे श्रीलंका में हाल ही में चाइना ने उसके पोर्ट को कब्जा किया हुआ है, 99 ईयर्स के लिए उसने लीज पे लिया हुआ है। अगर उसको देखते हुए अगर आपकी कंट्री लोन ले रही है चाइना से, ये जानते हुए भी कि चाइना जो है अपना इन्फ्लुएंस आपके अंदर और भी करेगा, तो ये जो है ये डिसीजन गवर्नमेंट को देखना चाहिए कि इसको किस तरह आप आगे बढ़ा सकते, क्योंकि सभी कंट्रीज के अपने अपने स्वार्थ होते हैं, सभी कंट्रीज के अपने अपने मोटिव्स होते हैं। चाइना ने कह दिया कि 2047 तक वो दुनिया का सबसे पावरफुल नेशन बनेगा। और मैं चाइना के अगेंस्ट इसलिए नहीं बोलना चाहूँगा क्योंकि हम सभी लोग जहाँ पर भी रह रहे हैं, चाहे आप जर्मनी में रह रहे हो, चाहे आप यूएसए में रह रहे हो, चाहे आप किसी रिमोट एरियाज में रह रहे हो, हमारे पास चाइना के मैन्युफैक्चरिंग के ऑल्टरनेटिव नहीं है अभी के टाइम पे। और इसी का फ़ायदा चाइना उठा रहा है थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में इन्वेस्ट करके, और वो लोन रीपे नहीं कर पाते तो वो अपना इन्फ्लुएंस वहाँ पे और भी ज़्यादा करवा देता है। तो इसी के तहत चाइना कह चुका है कि 2047 तक वो दुनिया का सबसे पावरफुल नेशन, इकलौता सबसे पावरफुल नेशन बन के दिखाएगा। चलिए कहानी पर वापस आते हैं। चाइना ने अफ्रीका, साउथ अमेरिका जैसे कॉन्टिनेंट्स में रॉ मटेरियल्स की माइनिंग करने के लिए उन जगहों को खरीदा हुआ है जहाँ से वो उसकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए ज़रूरत होने वाले रॉ मटेरियल्स निकाल के घर पे ले आके रिफाइन करके फिर दुनिया पर वो एक्सपोर्ट करता है। इन सारी चीज़ों ने चाइना को दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कंट्रीज बना दिया है। 1978 में चाइना सिर्फ वर्ल्ड की 2% जीडीपी पर अपना कंट्रोल कर रहा था, जो कि 2024 में आते आते 18% से ऊपर हो चुका है। जीडीपी पर कैपिटा चाइना की आज के टाइम पे $17,000 से ऊपर हो चुकी है, और आज के टाइम पे उसकी इतनी बड़ी जीडीपी की 5.59% चाइना जो है हेल्थ पर लगा रहा है। चाइना के रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन से पोल्यूशन और इकोलॉजिकल डैमेज तो हुए हैं, लेकिन चाइना रुकने का नाम नहीं ले रहा। जिस तरह चाइना आगे बढ़ रहा है उसकी 2045-47 तक की स्टेटमेंट जो है वो सच होती दिखाई दे रही है।